नमस्कार दोस्तों। ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड आप सबकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप लोग कंफर्म कर देंगे अगर मेरी ऑडियो वीडियो आप तक अच्छे से पहुंच पा रही है तो। यस, गुड इवनिंग तन्वी, कुमार, संभव, स्वाति, जयश्री, अभिषेक। ठीक है, अ वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। उत्कर्ष, गजल, पीयू, प्रज्ञा, जयश्री, गुरजोत। ठीक है, तो देखो अब हम थोड़ा सा अपने कुछ प्रैक्टिस तो हमने लास्ट लेक्चर में भी काफ़ी कर ली थी, सिटिंग अरेंजमेंट वाले जो टॉपिक था। अब हमारा देखो मोटा मोटा रीजनिंग का कंपोनेंट हमारे एंडिंग स्टेजेस के ऊपर है। ठीक है, तो मिसलेनियस वाले टॉपिक्स में थोड़े बहुत डिस्कशन करूंगा आपसे आज भी, नेक्स्ट क्लास में भी, ताकि आपकी ना प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा डाइस एंड क्यूब वाला हमें एक टॉपिक डिस्कशन करना है। तो रीजनिंग हमारा एंडिंग स्टेजेस पे ऊपर है। अब हमारे कॉन्सेप्ट्स हमारे मोटा मोटा कंप्लीट हो गए हैं, 95% कॉन्सेप्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हमें थोड़े प्रैक्टिस करने हैं जो हमारे सामने पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस इस साल भी आए हैं, कुछ साल पुराने भी हैं। तो सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते रहेंगे यहाँ पे आज के सेशन में। लास्ट लेक्चर में कुछ 2-3 क्वेश्चंस बचे थे पीपीटी के अंदर, आई होप आप सबने कर लिए होंगे वो क्वेश्चंस। यस, देखते हैं इधर। पहले एक बड़े सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। इसको एक बार पढ़ेंगे आप लोग। जरा पढ़ो और ध्यान से इसको सोच के मुझे आंसर बताओ इसका कि इसका आंसर क्या होगा। हाँ, डाउट क्लासेस तो समय समय पे होती रहती हैं, डोंट वरी। बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। चलो ठीक है, ज्यादातर लोगों का आंसर सही है। देखो, कल को आगे ना ये क्वेश्चन आ सकता है, बस इसीलिए मैं आपको करवाना चाह रहा था। अब एक चीज ना, इसको थोड़ा इमेजिन भी करना। कि अगर हमने आंसर पता होता है तो हम कर लेते हैं, पर इसको जरा इमेजिन करो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो, मान लेते हैं, जस्ट टेक एन एग्जांपल। मान लो यहां ना 10 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 लोग बैठे हुए हैं इस टेबल के ऊपर। ठीक है, हर किसी के पास अपनी अपनी ब्रेड है, हर बंदा अपनी अपनी ब्रेड खा रहा है। 10 लोग हैं, 10 ब्रेड खा लेते हैं तो 10 मिनट लगते हैं इनको सारा काम करने में। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो यहां पे एक और बंदा और बैठ गया, उसको एक ब्रेड दे दी, वो भी तो 10 मिनट में खा लेगा। एक और बंदा बैठ गया, वो भी 10 मिनट में खा लेगा। तो अगर इस तरह से 100 बंदे भी होंगे ना और उनके पास 100 ब्रेड्स होंगी, वो 10 मिनट में खा लेंगे, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी ब्रेड ही तो खा रहे हैं। हर बंदे को ब्रेड खाने में 10 मिनट लग रहे हैं। तो एक बंदा एक ब्रेड खाएगा 10 मिनट में, 10 बंदे 10 ब्रेड खाएंगे 10 मिनट में, 100 बंदे 100 ब्रेड खाएंगे 10 मिनट में, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी ब्रेड ही तो कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर कोई आपसे पूछे कि 100 मंकीज 100 ब्रेड्स खाने में कितना टाइम लेंगे, आंसर इसका 10 मिनट ही आएगा। जल्दबाजी में इसको 100 मिनट मत बोल देना, इसका आंसर 10 मिनट्स ही आएगा। लॉजिक समझ आया? मैं भी अपनी ब्रेड खा रहा हूं 10 मिनट लगा के, आप भी अपनी ब्रेड खा रहे हो 10 मिनट लगा के। अगर 10 बंदे और भी हमारे साथ खाने लग जाएंगे, वो भी अपनी अपनी ब्रेड 10 मिनट में खा लेंगे। तो इस तरह से जितने मर्जी लोग हों, अगर उतने ही लोग हैं, उतनी ही ब्रेड्स हैं, तो भाई टाइम उतना ही लगेगा, 10 मिनट ही लगेंगे, टाइम नहीं बदलने वाला। बात क्लियर हुई यहां पे? यस और नो? 2-3 बच्चों का थोड़ा गड़बड़ हुई थी, किसी ने 1 मिनट, किसी ने 10 मिनट्स, सॉरी 100 मिनट्स लिखा था। बाकी ज्यादातर बच्चों का तो आंसर सही था। तो आंसर इज ऑप्शन सी इन दिस पर्टिकुलर केस, दैट इज 10 मिनट्स इज द राइट आंसर। ओके, एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक आया हुआ है, मतलब ये नहीं अभी तक आया, ऐसा आ सकता है दूसरे एग्जाम्स में आया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं, सिमिलर क्वेश्चन आए हैं, बट नॉट इन यूपीएससी, बट स्टिल ऐसा आ सकता है आगे। बट एक ये क्वेश्चन देखो, लंबा क्वेश्चन है, पढ़ने में डिफिकल्ट है,
एग्जाम में सॉल्व कर पाना अगर नहीं किया होगा तो चैलेंजिंग रहेगा, बट स्टिल ऐसे पजल्स के कुछ क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, तो वी मस्ट प्रैक्टिस दिस। तो एक बार पढ़ो इसको एंड बताओ कि ये कैसे करेंगे, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। पहले आप लोग 2 मिनट लेके इस क्वेश्चन को ट्राई करो सॉल्व करने की। एक बार कमेंट करना, एक बार कोई स्टूडेंट कमेंट करना, ऐसा लग रहा है कमेंट रुक गया है मेरी साइड, प्लीज कमेंट करना एक बार, कोई भी बच्चा। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसको बताओ, इसको बताओ, इस क्वेश्चन को आंसर करें। ठीक है, समझ गया समझ गया, अब ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करें, इस वाले क्वेश्चन को जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे 20 मिनट्स है, यहाँ पे यहाँ 20 मिनट्स लिखा हुआ है ऑप्शन डी में। ठीक है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। देखो मैं थोड़ा यहां पे आपको नेक्स्ट पेज पे इसको ड्रॉ करके बता देता हूं। अब पॉइंट पता क्या है कि देखो यहां पे ना इस तरह से कुछ है, ये देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, 4 दोस्त हैं ए बी सी डी, उनको एक ब्रिज क्रॉस करना है। मान लो 4 दोस्त इधर हैं आपके, ए बी सी और डी, ठीक है। 4 दोस्त इस साइड है ब्रिज के, उनको ब्रिज के उधर जाना है, ठीक है। एक टाइम पे ब्रिज पे केवल 2 ही लोग हो सकते हैं, अ मैक्सिमम ऑफ 2 पर्सन। एक टाइम पे ब्रिज पे मैक्सिमम 2 लोग हो सकते हैं, और एक लैंप चाहिए होगी, मतलब एक लैंप ही है उनके पास, और लैंप कैरी करना जरूरी है, रात का समय है। और जो पर्सन, अगर 2 लोग चल रहे हैं ना, तो स्लोअर पर्सन की स्पीड से चलना होगा, और उसने हमें स्पीड दे रखी है। जैसे ए की स्पीड है 1 मिनट, 2 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। मतलब अगर अकेला ए जाए तो 1 मिनट लगता है क्रॉस करने में, बी को 2 मिनट लगते हैं, सी को 7 मिनट लगते हैं, डी को 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। अब ब्रिज क्रॉस करेंगे, जो तेज स्पीड वाला है वो पर्सन जाएगा, मतलब वो रिटर्न करेगा। देखो ऐसे समझो ना कि पहले मान लो 2 लोग जा रहे हैं इधर लैंप लेके, एक बंदा वहीं रुक जाएगा, तो वापस जो तेज वाला है वो बंदा आएगा लैंप लेकर, फिर अगले बंदे को लेकर जाएगा, ऐसे होगा। और आखिरी में पता क्या होगा, देखो देखो आखिरी में लैंप को रिटर्न करना है ओरिजिनल प्लेस के ऊपर, मतलब लैंप इन दी एंड यही चाहिए। एंड जो आखिरी पर्सन होगा वो फिर आखिरी बार बिना लैंप के क्रॉस करेगा, आखिरी बार उसको बिना लैंप के क्रॉस करना होगा। तो कितने कम से कम टाइम के अंदर यहां पे ब्रिज क्रॉस कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है।
अब प्लीज एक बात नोटिस करेंगे, अगर ब्रिज को कम से कम समय के अंदर क्रॉस करना है, उसके लिए जरूरत यह है कि जो सबसे तेज बंदा है ना, वो सबसे ज्यादा बार ब्रिज क्रॉस करे। ही शुड बी द पर्सन जो लैंप को वापस लेकर आए। और सबसे तेज पर्सन कौन है इनमें से? वो सर हमारा ए है। ए इज द फास्टेस्ट। तो ए की जिम्मेदारी बनती है भागदौड़ करने की। अब देखो, मान लेते हैं पहले लेट्स से कि ए और डी गए। अब मुझे देखो, अगर ए और डी जा रहे हैं मिलके, तो कितनी देर लगेगी ब्रिज को क्रॉस करने के लिए? आप बोलोगे सर जो स्लोअर पर्सन की स्पीड है उसके हिसाब से जाएगा। स्लोअर पर्सन की स्पीड है 10 मिनट की। तो एक्चुअल में ए और डी यहां पे पहुंच गए, ए भी पहुंच गया, डी भी पहुंच गया। कितना देर हो गया? 10 मिनट लगे ब्रिज क्रॉस करने में। ठीक है, अब ए को क्या करना होगा? ए को वापस आना है। ए वापस तेजी से आ जाएगा 1 मिनट के अंदर। 10 मिनट जाने में लगे थे यहां पर दोनों को, 1 मिनट वापस आने में लगा इसको, तो 1 मिनट और हो गया। अब देखो डी बंदा यहां पे पहुंच चुका है। अब ए क्या करेगा अगली बार? अगली बार लेट्स से ये सी को लेके जाएगा। अब मुझे बताओ, जब ये सी को लेके जाएगा तो कितनी देर लगेगी? सी को लेके जाने में 7 मिनट्स लगेंगे, 7 मिनट्स। तो सर ए और सी यहां पहुंच गए हैं। अब ए क्या करेगा? ए वापस आएगा लैंप लेकर, 1 मिनट और लगेगा उसको। यस और नो? तो सर सी भी यहां पे पहुंच गया है। अब बचा है बी। तो क्या करना है? अब बी को लेके चलो। बी को जाने में 2 मिनट लगेंगे, तो ए और बी जाएंगे यहां पे, 2 मिनट लगेंगे। ए और बी यहां पहुंच चुके हैं। देखो पहुंच सारे ही चुके हैं वैसे, है ना, पहुंच सारे ही चुके हैं। पर ध्यान रखो, उसने लास्ट में एक बात और लिखी है कि जो लैंप है ना, उसको सही सलामत उसी जगह पे रखना है जहां से उसको लिया था, ओरिजिनल प्लेस पे लेके आना है। एंड फिर आखिरी वाले बंदे को बिना लैंप के क्रॉस करना होगा। तो भाई ए को ही क्रॉस करना पड़ेगा। तो ए फिर से आएगा भागते भागते, लैंप यहां रखेगा, 1 मिनट लेगा, एंड फिर से लैंप लेके वापस आ जाएगा 1 मिनट और लेकर। तो इतना टोटल टाइम लगेगा। क्या इससे कम में नहीं हो सकता? नहीं हो सकता कम में, क्योंकि जो लैंप लेकर और वापस जाने का काम है वो किसका काम है? वो ए का काम है। सो दैट इज वाई आंसर विल बी 1 + 10 11 18 19 21 23। टोटल 23 मिनट लगेंगे। अब कुछ बच्चों ने 21 मिनट आंसर किया है। उन्होंने पता क्या किया? उन्होंने ये वाली स्टेटमेंट नहीं पढ़ी। कौन सी स्टेटमेंट? ये वाली, कि लैंप को इन दी एंड अपनी ओरिजिनल प्लेस पे रखना है, एंड आखिरी बंदा बिना लैंप के क्रॉस करेगा। उन्होंने क्या किया? ये आखिरी वाले 2 स्टेप्स शायद मिस कर दिए। उन्होंने देखा चारों लोग पहुंच तो गए हैं, तो उनका आंसर 21 आ गया, पर उसके आगे भी उसने लिखा हुआ है फिर बंदा लैंप वापस रखने आएगा, फिर बिना लैंप के ब्रिज को क्रॉस करेगा। सो दैट इज वाई आंसर विल बी 23। बाकियों ने आंसर कईयों ने निकाल लिया था 21, पर वो लास्ट लाइन, ये वाली लाइन वो मिस कर गए। प्लीज इस बात का भी ध्यान में रखें, कई बार जल्दी जल्दी में हम इस तरह से चीजें मिस कर जाते हैं। बात क्लियर हुई? सिंपली हमें यही देखना है कि जो बंदा लैंप वापस लेकर आ रहा है वो सबसे फास्टेस्ट होना चाहिए, तभी उस केस में यहां पे होगा। नहीं अर्नब, जब लिखा हुआ है तो 1 मिनट ही मान के चलेंगे। ठीक है, अपनी मर्जी से ऐसे नहीं करेंगे कि अंधेरा है तो स्पीड स्लो होगा, नो, ऐसी चीजें यही नहीं करेंगे। ठीक है सिद्धार्थ और आंचल, बस सिंपल आप ये देखो कि जो वापस करने वाला, जो वापस आने वाला बंदा है ना, वो कौन होगा? वो सबसे फास्ट है। जैसे ए वापस आएगा, ए वापस आएगा, ए वापस आएगा लैंप रखने, इस तरह से। तो 23 मिनट्स विल बी द राइट आंसर। यस और नो? सिद्धार्थ आप बस ए को काउंट करो ना, कि ए वापस आ रहा है लेने। पहले ए और डी गए, फिर ए वापस आया, फिर ए और बी गए, सॉरी सी गए, ए वापस आया, ए और बी गए, ए वापस आया लैंप रखने, और ए फिर से वापस। बस यही तो किया है। वापस आने में बंदा होना चाहिए सबसे तेज। सबसे तेज हमारा ए है। चलिए, यस। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन भी था, एक बार इसको पढ़ो। 2 क्वेश्चन है, मतलब ये सेम क्वेश्चन पे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। दोनों क्वेश्चन ट्राई करेंगे।
थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही है, कुछ बच्चे सी कह रहे हैं, कुछ डी कह रहे हैं, कुछ बच्चे ने ए भी कहा है। पढ़ते हैं थोड़ा सा ना। देखो ये प्योरली रीजनिंग लॉजिक है, पूरा का पूरा लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब देखो क्या कर रहा है, ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन, मतलब ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन मतलब ट्वाइस ऑफ सोहन इज लेस देन, जो लिख रहा है बस वही लिख रहा हूं, ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन इज लेस देन व्हाट, ट्वाइस द वेट ऑफ मोहन और दैट ऑफ रोहन, मतलब दोनों का, ट्वाइस ऑफ सोहन इज लेस देन मोहन एंड ट्वाइस ऑफ एस इज लेस देन रोहन। ये पहले स्टेटमेंट से बात पता लगी। अब देखो यार, देखो मोहन का वेट है ना, वो सोहन के डबल वेट से भी ज्यादा है, तो सर मोहन तो सोहन से बड़ा ही हुआ, मतलब वेट उसका। अगर आप इस बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, अगर किसी बंदे का डबल वेट करने के बाद भी उसका वेट कम आता ना मोहन से, तो मोहन तो बड़ा ही हुआ, मतलब उसका वेट एज कंपेयर टू सोहन। और सेम चीज यहां पर भी है, रोहन डबल ऑफ सोहन से ज्यादा है, तो सोहन से तो ज्यादा ही वेट हुआ ना आपके रोहन का। अगर सोहन का डबल भी कर दोगे तब भी रोहन का वेट ज्यादा है, तो अगर डबल ना भी करते तो ज्यादा ही आता ना रोहन का। तो इससे हमें पता लगा कि मोहन का वेट सोहन से ज्यादा है और रोहन का वेट भी सोहन से ज्यादा है। ये स्टेटमेंट 1 से हमें पता लगा। स्टेटमेंट 2 से क्या पता लगा, ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन, रोहन का जो डबल वेट है इज ग्रेटर देन मोहन और दैट ऑफ सोहन। अब मुझे बताओ यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, रोहन का जब डबल वेट करते हैं ना तो वो मोहन से ज्यादा आता है, बिल्कुल ठीक बात है। पर मुझे एक चीज बताओ, क्या ये जरूरी है कि रोहन का वेट मोहन से ज्यादा हो? क्या ये मैं लिख पाऊंगा यहां से या नहीं लिख पाऊंगा? देखो किसी चीज को डबल करने पे वो वैल्यू बढ़ जाती है, पर अगर वैल्यू ना बढ़ाई होती तो क्या वो उससे ज्यादा आती? हमें नहीं पता, ऐसे नहीं लिख पाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से एक सेकंड के लिए मान लो कि रोहन का वेट 40 है और लेट्स से मोहन का वेट है 50, ठीक है। अगर आप रोहन का वेट डबल कर दोगे तो 80 बन जाएगा, तो 80 50 से ज्यादा होगा, तो ट्वाइस ऑफ रोहन तो मोहन से ज्यादा आया, पर रोहन मोहन से छोटा आया। अगर मैं रोहन को 60 कर दूंगा तो ट्वाइस ऑफ रोहन तो मोहन से ज्यादा आएगा और रोहन भी मोहन से ज्यादा आएगा। तो मेरे कहने का मतलब, किसी चीज को डबल करने पे उसकी वैल्यू किसी से ज्यादा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि रोहन का वेट मोहन से ज्यादा है। एंड सेम चीज यहां पर भी हम नहीं कह सकते। तो यहां पूछा क्या गया है, यहां पूछा गया है कि किसका वेट ग्रेटेस्ट है। अब देखो 3 लोग हैं यहां पे, 3 लोग हैं। देखो सोहन का वेट तो कम है, ये तो हम समझ गए, सोहन का वेट तो कम है एज कंपेयर टू मोहन एज वेल एज सोहन। पर मुझे बताओ रोहन और मोहन में से किसका वेट ज्यादा है? क्या ये हम बता पाते? क्या रोहन और मोहन के बीच में कोई रिश्ता दिया हुआ है? आप बोलोगे सर ये रिश्ता दिया हुआ है कि ट्वाइस ऑफ द वेट ऑफ रोहन इज मोर देन मोहन, पर रोहन का वेट मोहन से ज्यादा है या नहीं है, वी डोंट नो। ट्वाइस ऑफ रोहन इज मोर देन मोहन, पर क्या रोहन इज मोर देन मोहन, ये नहीं पता। इसीलिए रोहन या मोहन में से किसका वेट हाईएस्ट है हम नहीं डिटरमिन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसका आंसर क्या बनेगा, हुज वेट इज ग्रेटेस्ट कैन नॉट बी डिटरमिन। देखो कीर्ति ऊपर वाले में इसलिए कह पाए, यहां पे देखो बात क्या थी, डबल करने के बाद सोहन का वेट डबल भी कर दोगे ना तब भी मोहन से छोटा ही रहेगा। वो ऊपर वाले में क्या था कि डबल भी कर दोगे तब भी छोटा ही रहेगा, तो डबल करने पर भी जब छोटा रह रहा है तो बिना उसके तो छोटा ही रहता। समझे? ऊपर वाले में और नीचे वाले में फर्क है एरो का। ऊपर वाले में कह रहा था कि भाई डबल करने पे, डबल भी कर दोगे ना सोहन का वेट तब भी मोहन से कम ही रहेगा, तो सोहन अकेला तो कम ही रहता। पर नीचे वाला कह रहा है कि रोहन को डबल कर दोगे तो मोहन से ज्यादा हो जाएगा, पर अगर रोहन अकेला होता तो क्या मोहन से ज्यादा होता? नहीं पता। अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ रहे, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। आप ऐसे सोच सकते हो कि मान लो, ऐसे समझो इधर कि मान लो मोहन है रेसलिंग करने गया और सामने 2 सोहन आ गए। प्लीज समझना इस बात को, अगर मोहन रेसलिंग करने गया और सामने 2 सोहन आ गए, मोहन ने दोनों सोहन को हरा दिया, मोहन ने दोनों सोहन को हरा दिया, और अगर अकेला सोहन आया होता तो बड़े आराम से हरा देता ना, तो बड़े आराम से हरा देता। ठीक है, तो यहां से हम ये बिल्कुल कह सकते हैं
बट इधर देखो, यहां पे अब इधर देखो, ये कह रहा है कि अगर दो रोहन आए हैं, दो रोहन मिलकर मोहन को हरा देते हैं, आई रिपीट, दो रोहन मिलकर मोहन को हरा देते हैं, पर अगर अकेला रोहन होता तो क्या मोहन को हरा पाता? मुझे नहीं पता, हो सकता है हरा देता, हो सकता है ना हराता। तो रोहन और मोहन में कौन ताकतवर हुआ? आई डोंट नो, आई डोंट नो। इसलिए आंसर बना ऑप्शन डी। एग्जाम्पल समझ आया नहीं आया? हाँ जी, एग्जाम्पल समझ आया नहीं आया? तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी। गुड। इसी में एक और क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट सेम है, स्टेटमेंट सेम है, बस इसमें ऑप्शन अलग थे। अब इनमें से बताओ, इनमें से कौन सा सही है? हाँ बिल्कुल। अब इसमें हम कैनॉट बी डिटरमिन नहीं बोलेंगे, ये तो हमने निकाल लिया ना, वेट ऑफ सोहन इज लीस्ट, है ना, वेट ऑफ सोहन इज लीस्ट, ये हमने निकाल ही लिया कि सोहन मोहन से भी छोटा है, सोहन रोहन से भी छोटा है, इसीलिए सोहन क्या है, इसलिए सोहन का वेट सबसे कम आपको देखने को मिलेगा। यस, ठीक है, गुड गुड गुड। अच्छा, पजल के अंदर कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे इस बार भी एक दो क्वेश्चन आए हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लेटर पार्ट में ही हैं। हाँ, एक ये क्वेश्चन आया था इस बार, इसको एक बार लो, टाइम लो 1-2 मिनट एंड ट्राई करो इसको सॉल्व करने की। अजय, आपका इंटरनेट आप अपना चेक करो अपने एंड पे। ओके ओके, ठीक है ठीक है, लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। देखो, यहां पर कहते हैं कि 3 टीम्स हैं, पी क्यू एंड आर, वो हर टीम एक दूसरे के साथ एक बार मैच खेलती है। अगर कोई टीम जीतती है उसको 2 पॉइंट मिलते हैं, अगर मैच बराबर होता है, ड्रॉ होता है, तो 1 पॉइंट मिलता है,
और अगर हार जाते हैं तो कोई पॉइंट नहीं मिलता। ठीक है, जीतने के लिए +2, ड्रॉ के लिए +1, हारने के लिए 0। अब देखो वो कह रहा है क्या, वो कह रहा है पॉइंट जो पी टीम के 3 पॉइंट है, क्यू के 2 है, आर का 1 है, और हर टीम ने सिर्फ एक ही गोल स्कोर किया टूर्नामेंट में। अब जरा नोटिस करना, पी के स्कोर कितना है, पी के कितने पॉइंट बने 3, क्यू का कितने पॉइंट बने 2, आर के पॉइंट कितने हैं 1। अब देखो इन्होंने मैच कितने कितने खेले होंगे, इन्होंने 2-2 मैच खेले होंगे, जैसे पी ने खेला होगा क्यू और आर के साथ, क्यू ने खेला होगा पी और आर के साथ। अब मुझे बताओ पी के 3 पॉइंट कैसे बन सकते हैं, 2 मैचेस खेल के जहां पे जीतने के लिए +2, ड्रॉ के लिए +1 और हारने के लिए 0। आप बोलोगे सर 2 मैचेस खेले हैं तो इसने तो 1 मैच जीता होगा, 1 मैच ड्रॉ किया होगा, है ना, तो इसने 1 मैच जीता होगा विन, और 1 मैच ड्रॉ किया होगा, जीतने में 2 नंबर, ड्रॉ के 1 नंबर, तो 3 पॉइंट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है सर आर ने क्या किया होगा, आर का तो 1 ही पॉइंट है बेचारे का, 1 मैच इसने ड्रॉ खेला होगा, 1 मैच ये हार गया होगा, तभी इसका 1 पॉइंट, इसका 0 पॉइंट। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है क्यू के 2 पॉइंट कैसे आए होंगे। अब यहां पे इंटरेस्टिंग खेल है, देखो ऐसा हो सकता है कि क्यू के दोनों मैच ड्रॉ हो गए हों। अगर दोनों मैच ड्रॉ हो गए हों तो उस केस में 1 पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट हो जाएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि क्यू ने 1 मैच जीता हो और 1 मैच हार गया हो, जीतने के 2 पॉइंट, हारने का 0। इट इज कंप्लीटली पॉसिबल। ठीक है, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। तो 2 सिनेरियोस पॉसिबल हैं। अब हमें दोनों सिनेरियो लेके एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। पहले एक काम करते हैं, पहला सिनेरियो देख लेते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि ये D+D है। अब देखो यार, देखो अगर ऐसा हो तो इट इज क्लियर, अगर मान लो 1 सेकंड के लिए इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ 1 सेकंड के लिए, क्योंकि 2 केसेस ना, पहले पहला केस देखो। अगर ये 3 केसेस हैं तो आप इसमें जरा सोच पा रहे हो, आप बोलोगे सर इसने 1 मैच जीता है तो कहीं ना कहीं इसने इसको हराया होगा, तभी तो मतलब जीता होगा। ये जो ड्रॉ हुआ, ये ड्रॉ एक इसका इसका हुआ होगा और एक इसका इसका ड्रॉ हुआ होगा। अब इसका केस बनाओ और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि सारे मैचेस में सबने सिर्फ, मतलब सब मिला के एक ही गोल हुआ है सबका। अब मुझे बताओ, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि पी ने आर को हराया, हराने के लिए भाई गोल तो करना ही पड़ेगा, तो इसमें तो हमें मानना ही पड़ेगा कि पी ने गोल कर दिया है और आर को हरा दिया गया है। तो पी वर्सेस आर बन जाएगा 1-0। कैसे लिख दिया 1-0, कुछ और क्यों नहीं लिखा? अरे भाई पी ने मैच जीतना है और उसने लिखा है कि सारी टीम ने बस एक ही गोल किया है, तो उसको एक गोल करना ही पड़ेगा तभी वो जीत पाएगी। सो दैट इज बाय पी वर्सेस आर इज 1-0। लिखा है इशिका, आपने पढ़ा नहीं, ये लिखा है, ये देखो, ईच टीम स्कोर्ड एग्जैक्टली 1 गोल इन द टूर्नामेंट, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहां पे, ये देखो। चलो तो पी वर्सेस आर बन जाएगा 1-0। अनुष्का केस देखो ना, यहां पे पॉइंट्स बनाने थे हमें, यहां से केस बनाए हैं कि कितने पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से। पी वर्सेस आर 1-0 बन जाएगा। अब बताओ बाकियों का क्या होगा, क्यू वर्सेस आर क्या होगा? अब देखो क्यू और आर के बीच में मैच ड्रॉ होगा और एक मैच यहां पे पी और क्यू का ड्रॉ होगा। अब देखो पी और क्यू का मैच ड्रॉ होना है और ध्यान रखो पी ने ऑलरेडी गोल कर दिया एक, तो पी दोबारा गोल नहीं कर सकता, तो ये मैच जो होगा 0-0 से ही ड्रॉ होगा, क्योंकि पी ने एक ही गोल किया ना पूरे मैच, पूरे टूर्नामेंट के अंदर। अब क्यू और आर के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है, क्यू और आर का मैच क्या होना चाहिए, ड्रॉ ही होना चाहिए। अब सबका गोल बचा हुआ है क्यू एंड आर का, तो ये 1-1 से ड्रॉ हो जाएगा। बात समझ आई या नहीं आई समझ पे? यहां पे ये केस 1 हुआ। सिंपल देखो क्या किया मैंने देखा पी का स्कोर 3 पॉइंट था, 3 पॉइंट कैसे बन सकता है, एक जीत और एक ड्रॉ के साथ। क्यू का स्कोर 2 था, 2 कैसे बन सकता है, या तो दोनों मैच ड्रॉ हुए हों या एक हार गए हों और एक जीत गए हों। एक स्कोर आर का कैसे बनेगा, एक हारा होगा और एक ड्रॉ हुआ होगा। दैट इज हाउ दे वुड हैव गॉट 1 पॉइंट। अब मैं पहला केस, अगर मैं इस केस को ज्यूम करूं तो आप क्या देखोगे, एक टीम ने मैच जीता है, एक टीम ने मैच हारा है, मतलब इन दोनों का ही मैच हुआ होगा, मतलब इन दोनों का ही मैच हुआ होगा। जिसने जीता उसने किसी को हराया तो होगा, हारने वाली टीम तो एक ही है, तो दैट इज वाई पी ने आर को हराया होगा। पर उसने
क्वेश्चन में लिखा हुआ है हर टीम ने टूर्नामेंट में एक ही गोल किया है। अब हारने वाली टीम ने गोल वर्सेस जीतने वाली टीम ने ज्यादा गोल किए होंगे, सो दैट इज वाई मैंने इसको 1-0 लिख दिया, क्योंकि एक से ज्यादा गोल किसी ने किया ही नहीं, पूरे टूर्नामेंट में एक ही गोल हुआ है सबका, हर टीम का एक एक गोल हुआ है। सो दैट इज वाई जीतने वाली टीम ने हारने वाली टीम को 1-0 से हराया होगा। अब देखो पी का गोल यहां पे हो चुका है, पी का गोल यहां पे हो चुका है। अरे आप लोग थोड़ा ध्यान से सुना करो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्लीज अब ध्यान से सुनो जरा, प्लीज ध्यान से सुनेंगे सब लोग, ठीक है? प्लीज अब लोग सब लोग ध्यान से सुनेंगे, जहां पे दिक्कत आएगी तुम वहीं पूछ लेना अब, ठीक है? प्लीज ध्यान से सुनो एक बार, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। अब पी के 3 स्कोर है ना, 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट कैसे हो सकते हैं? 2 मैचेस से 3 पॉइंट कैसे होंगे? ओनली थिंग इज कि उसने एक मैच जीता हो और एक मैच ड्रॉ हुआ हो, इसके अलावा कभी हो नहीं सकता कि 3 पॉइंट हो जाए, क्योंकि 3 पॉइंट कैसे बनेंगे वरना? तो दैट मींस पी ने एक मैच जीता है और एक मैच उसका ड्रॉ हुआ है। बात समझ गए? आर के एक ही पॉइंट है, 2 मैचेस से 1 पॉइंट कैसे आएगा? 2 मैचेस से 1 पॉइंट कैसे आएगा? 2 मैचेस से 1 पॉइंट ऐसे ही आएगा कि इसने एक मैच ड्रॉ किया हो, एक मैच हारा हो, तो ये आ जाएगा लूज प्लस ड्रॉ। और अगर हम बात करते हैं क्यू की, क्यू के 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स कैसे आएंगे क्यू के? सर 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो दोनों मैच ड्रॉ कर लो, इसमें भी 1 पॉइंट इसमें भी 1 पॉइंट, हो गए 2 पॉइंट, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्यू ने एक मैच जीत लिया और एक मैच हार गया। पहले बताओ ये पॉसिबिलिटीज में कोई दिक्कत किसी को? यहां पर कोई कंफ्यूजन है? यहां पर कोई कंफ्यूजन है यहां तक अंडरस्टैंडिंग के लिए? यस यहां पर कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, तो पहले एक काम करो, पहले इस केस को अभी रुक जाओ। 2 केस बने ना यहां पे, सैन पूछ रहे हैं क्यू का कैसे आया? अरे 2 पॉइंट कैसे बनेंगे? 2 मैचेस से 2 पॉइंट कैसे बनेंगे? या तो दोनों मैचेस में एक एक पॉइंट आ जाए, या तो दोनों मैचेस में एक एक पॉइंट आ जाए तो ड्रॉ ड्रॉ हो गया, या फिर एक मैच में जीत गया तो 2 पॉइंट, या फिर एक हार गया तो भी 2 पॉइंट। तो 2 केसेस बन गए यहां पे। तो इस वाले पे आएंगे अभी, पहले इधर वाले को देखो, पहले ये वाले पे फोकस रखो, इस वाले पे, ठीक है? अब इधर देखेंगे सब लोग, इस केस में क्या हुआ? यहां पे कुछ मैचेस देखो ड्रॉ हुए हैं और एक मैच इसने जीता है। भाई अगर पी ने एक मैच जीता है तो किसी ना किसी को तो हराया होगा। कौन हारा है यहां पे? सिर्फ यहीं पे एक लूज वाला बंदा है। तो दैट मीन्स व्हाट, कि अगर हम इस केस को ज्यूम कर रहे हैं ना, तो इसमें पी, ये कौन है? पी, पी ने आर को हराया होगा। तो अगर पी और आर का मैच हुआ होगा ना, तो उसमें पी जीता होगा, तभी वो जीतेगा और आर हार जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि कितने से जीतेगा कितने से हारेगा। उसने क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है पूरे टूर्नामेंट के अंदर हर टीम बस एक ही गोल करती है, मतलब एक गोल पी करेगा, पूरे टूर्नामेंट में एक गोल क्यू करेगा और सिर्फ एक ही गोल आर करेगा। तीनों टीमों ने बस एक ही गोल किया, अपना अपना एक ही गोल किया ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। अब मुझे बताओ, अगर पी ने आर को हराया है तो किस स्कोर से हराया होगा? ऑब्वियसली पी ने ज्यादा स्कोर किए होंगे एज कंपेयर टू आर। अगर पी आर को हरा रहा है तो पी ने ज्यादा गोल किए होंगे एज कंपेयर टू आर। पर मैंने बोला पी तो सिर्फ एक ही गोल कर रहा है, तो ओनली पॉसिबिलिटी जो आती है वो 1-0 ही आएगी कि पी ने आर को 1-0 से हराया होगा। आर से ज्यादा स्कोर करना है पर एक से ज्यादा स्कोर कर ही नहीं सकते, सो दैट इज वाई पी ने आर को 1-0 से हराया होगा। गॉट इट? बात समझ आई यहां पे? कोई कंफ्यूजन यहां पे लिखने में? अब मुझे बताओ, मैंने विन और लूज वाला देख लिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं पी और क्यू का मैच हुआ होगा, अब वो क्या बचा? जय अभी निकाल रहे हैं, पी और क्यू का अभी निकाल रहे हैं। आप पूछ रहे हो पी क्यू को नहीं हरा सकता? नहीं, क्यू के दोनों मैच ड्रॉ हुए हैं तो कैसे हारेगा? लिखा हुआ है ना यहां पे ड्रॉ, ये वाले केस के अंदर पी दोनों क्यू दोनों में जब ड्रॉ कर रहा है इस वाले केस के अंदर, तो कैसे हराएगा? अब देखो, पी ने आर को हरा दिया 1-0 से। अब पी और क्यू का बाकी बचा मैच क्या हुआ? विन वाला मैच आ चुका है, अब पी का मैच बचा ड्रॉ वाला। तो पी और क्यू क्या करेंगे? ड्रॉ खेलेंगे आपस में।
ड्रॉ किस पे खेलेंगे भाई? पी का गोल तो 1 ऑलरेडी आ चुका है, और गोल पी कर नहीं सकता, तो पी ने तो 0 गोल ही किए होंगे। और पी और क्यू ने जब ड्रॉ किया है तो 0-0 ही पॉसिबिलिटी बची, यहां पे 0-0 बची। 1-1 कैसे रेशमा 1-1 नहीं होगा? 1-1 क्यों नहीं होगा भाई? पी ने ऑलरेडी गोल कर रखा है। अगर यहां 1-1 लिख दोगे तो फिर पी के 2 गोल हो जाएंगे, पर पी ने तो एक ही गोल किया है। दैट इज वाई पी वर्सेस क्यू आएगा 0-0। ना पी गोल कर रहा है ना क्यू गोल कर रहा है, ये 0-0 बचा। अब बचा फिर आखिरी मैच क्यू वर्सेस आर। इसमें क्या होगा? देखो हमारे पास क्या बच गया? अब हमारे पास विन लूज हो गया, ड्रॉ ड्रॉ हो गया। अब एक मैच बचा है, ये और ये। अब ये आखिरी मैच भी ड्रॉ ही होगा, ड्रॉ होगा। पर कैसे ड्रॉ होगा, कितने स्कोर से ड्रॉ होगा? देखो पी ने एक गोल कर दिया है, पर मैंने आपको बताया था क्यू भी एक गोल करता है, आर भी एक गोल करता है। दैट इज वाई ये जो मैच ड्रॉ होगा ये 1-1 से ड्रॉ होगा। अनुष्का पूछ रही है 0-1 क्यों नहीं? 0-1 इसलिए नहीं है क्योंकि मैच ड्रॉ हुआ है। 0-1 को ड्रॉ नहीं बोलते, 0-1 को हारना बोलते हैं। ठीक है। रेशमा पूछ रही है 1-2 क्यों नहीं? अरे भाई मैच में, पूरे टूर्नामेंट में सबने एक एक गोल मारा है। अगर आप 1-2 से हरा दोगे तो मैच, उनके टूर्नामेंट में गोल 2 हो जाएंगे। गोल एक ही हुआ है पूरे टूर्नामेंट में, पी का भी एक, क्यू का भी एक और आर का भी एक। दैट इज वाई यहां पे हमारे सामने ये पॉसिबिलिटी निकल के आई। समझे या नहीं समझे यहां तक पहले मुझे बताओ। हाँ जी, समझ पाए यहां तक या नहीं समझ पाए? हाँ, अब दूसरा समझते हैं। यहां पे दूसरा समझते हैं। अब केस 2 भी देखना है। ये तो केस 1 हुआ, अब केस 2 भी देखना है। कृष्णा मैंने बोला ना 2-0 नहीं ले सकते, क्योंकि टूर्नामेंट में पी ने एक ही गोल किया है। अगर 2-0 हो जाएगा तो पी के टूर्नामेंट में 2 गोल हो जाएंगे। अब देखो दूसरा केस देखो। दूसरा केस में हम क्यू को ये लेंगे, और बाकी पी और आर को तुम्हें पता ही है। पी का विन प्लस ड्रॉ है, आर का क्या है? लूज प्लस ड्रॉ। अब इसको कैसे करेंगे? इसमें आपको पॉसिबिलिटी निकालनी पड़ेगी। इसमें आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। क्या यहां से भी कोई केस निकल के आएगा? देखो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अब अगर ये केस है तो इससे हमें ये तो पता लग गया कि ड्रॉ ड्रॉ किसका होगा। ड्रॉ 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 तो आपका पी और आर का ही होगा। और पी और आर अगर ड्रॉ कर रहे हैं ना, यहां पे पी और आर अगर ड्रॉ कर रहे हैं, वो 0-0 से ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई पी ने मैच जीतना भी तो है, पी ने एक मैच जीतना भी तो है। वो बिना गोल किए तो मैच जीत नहीं सकता। सो दैट इज वाई पी वर्सेस आर तो 0-0 से ड्रॉ होगा, अगर ये वाला केस नंबर 2 लूं। और इसमें अगर मैं बाकी पूछूं, आप बोलोगे सर यहां पे आप नोटिस करो, अगर आप ये देख के चल रहे हो कि अब इनका विन लूज आप देखो। अगर मैं क्यू वर्सेस आर करूं तो क्यू वर्सेस आर क्या बनेगा? आर ने मैच हारा है तो 0 गोल किया होगा, क्यू ने 1 गोल किया होगा। और ऐसे ही अगर मैं यहां पे नोटिस करूं, अगर ये वाला फिर आखिरी बचा विन और लूज देखूं पी वर्सेस क्यू का, तो आप बोलोगे यहां पे आपका क्या बनेगा? ये यहां पर आपका P वर्सेस Q बन जाएगा 1-0। पर इसमें एक प्रॉब्लम देखो, इसमें एक प्रॉब्लम देखो। यहां P का एक गोल हुआ, Q का एक गोल हुआ, R का 0 गोल। पर उसने हमें क्वेश्चन में लिख रखा है R का भी एक गोल होना चाहिए। दैट इज वाई ये वाला केस सही नहीं है, ये केस गलत है। तो केस सही कौन सा हुआ? दिस इज द ओनली करेक्ट आंसर। यहां 2 पॉसिबिलिटीज नहीं है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। हाँ हाँ इशिका, मैंने वही किया। सेकंड वाला केस हम निगलेक्ट करेंगे। क्यों निगलेक्ट करेंगे? क्योंकि यहां आर का गोल हो ही नहीं रहा, तो ये आर का सेकंड केस आएगा ही नहीं। ओनली केस यही आएगा, ये जो आपके सामने आंसर लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? सो दिस इज द आंसर। पी ने आर को 1-0 से हराया, पी और क्यू के बीच ड्रॉ हुआ 0-0 से, और क्यू और आर के बीच में ड्रॉ हुआ 1-1 से। गेटिंग इट और नॉट? तो बस इसके हिसाब से आंसर देख लो। जैसे क्या लिखा हुआ है, पी और क्यू का मैच 0-0 से ड्रॉ हुआ। हाँ बिल्कुल, पी और क्यू का मैच 0-0 से ड्रॉ हुआ, दैट इज राइट।
जो आर ने क्यू के अगेंस्ट गोल किया एक था, हाँ आर ने एक गोल किया क्यू के अगेंस्ट, दैट इज ऑल्सो राइट। इसीलिए इसका आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 बन जाएगा। डन। ठीक है, अरे पी और क्यू 0-0 इसलिए हैं क्योंकि पी ने ऑलरेडी एक गोल कर रखा है, पी ने ऑलरेडी एक गोल कर रखा है। अगर पी ने ऑलरेडी एक गोल कर रखा है और पहला मैच वो जीत गया है, दूसरा उसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ के लिए क्या करना होगा, एक गोल ऑलरेडी आ चुका है और उसने गोल भी एक ही किया पूरे टूर्नामेंट में। एक गोल अगर यहां पे आ गया तो बाकी टूर्नामेंट में गोल कर ही नहीं सकता, तो पी का गोल 0 और पी और क्यू के बीच में ड्रॉ हुआ है तो क्यू का गोल भी 0। चलो ठीक है, ऐसे डीपीपी में और भी क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है, डीपीपी में और भी क्वेश्चन आपके होंगे इसके रिगार्डिंग। ठीक है, अब थोड़ा एक बार हल्के से आसान क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आते हैं थोड़े और टफ पे ऊपर। हाँ, एक अगली कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो आपकी मिसलेनियस में आ सकती है वो ये वाली है, इसको एक बार ट्राई करेंगे। हाँ देखो अर्जुन, यही आपको सीखना है। जैसे इस बार भी 10 क्वेश्चन टफ थे 2025 के अंदर, पर बाकी 70 डुएबल थे। वो आपको 10 क्वेश्चन पे टाइम कम लगाना है या नहीं करने 10 क्वेश्चन, बाकी 70 क्वेश्चन करने हैं। जो बच्चा वो 10 क्वेश्चन करने लग जाएगा उसका फिर पेपर में दिक्कत आ जाएगी। तो यू नीड टू फाइंड दो 70 क्वेश्चन जो आप कर सकते हो, या 60 क्वेश्चन, जो भी आपके लिए वो है नंबर। देखो सोनी, मैंने आपको एक बात बताई, आपको 10 क्वेश्चन अगर टफ आ भी जाते हैं उसमें घबराने वाली बात नहीं है, आप 70 क्वेश्चंस पे ध्यान दें। ठीक है, अगर मान लो 10 क्वेश्चन मुश्किल आ भी गए जिनको टाइम कंज्यूम आपको लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, आप बाकी 70 पे ध्यान दो। ठीक है ना, बाकी 70 को क्यों मिस कर रहे हो? 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन टफ के लिए बाकी आसान क्वेश्चन को मिस करना बहुत बड़ी गलती होती है। इधर देखेंगे सब लोग, यहां पर कह रहा है कि 120 लोग हैं, इन 120 में से 80 इंडियंस हैं। अब देखो टोटल लोग हैं 120, तो मुझे बताओ इंडियंस कितने होंगे? सर इंडियंस हो जाएंगे 80। अगर 80 इंडियंस हैं तो नॉन इंडियन या फॉरेनर कितने हो जाएंगे? सर वो हो जाएंगे 40। हाँ बिल्कुल साफ साफ पता लग गया, 120 में से 80 इंडियंस तो बाकी 40 फॉरेनर्स। और साथ साथ तो क्या बोल रहा है, 70 लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। इस 120 में से इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 70। और इंग्लिश ना बोलने वाले, नॉन इंग्लिश, वो कितने हो जाएंगे? 50, है ना, तभी 120 होंगे। अब देखो वो कह रहा है कितने भारतीय इंग्लिश बोल सकते हैं। क्या ये निकाल सकते हैं हम? देखो ऐसे नहीं निकाल सकते, मिनिमम मैक्सिमम जरूर निकल सकता है यहां पे, पर नंबर नहीं निकाल पाएंगे। देखो अगर मुझे ये निकालना है ना कि मैक्सिमम कितने भारतीय इंग्लिश बोल सकते हैं, तो आप सारे भारतीयों को बोलो कि इंग्लिश बोले। जैसे 80 इंडियंस हैं, आप बोलो कि ये इंग्लिश के बराबर हो जाए, पर नहीं हो सकते। मैक्सिमम इंग्लिश बोलने वाले 70 है ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियंस जो इंग्लिश बोल सकते हैं वो आएगा 70। अगर मुझे इंडियंस जो इंग्लिश बोल सकते हैं उसको मैक्सिमम करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, जितने इंग्लिश बोलने वाले हैं सबको इंडियन मान लूंगा। तो 70 लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, मैंने मान लिया 70 लोग ही इंडियंस हैं, कि वही सारे सारे लोग इंडियन ही हैं जो इंग्लिश बोल रहे हैं।
तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी आएगी 70, नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश। पर अगर मुझे मिनिमम करना है कि नंबर ऑफ इंडियंस जो इंग्लिश बोल सकते हैं, अगर मुझसे मिनिमम करना है, तो ये मानो कि जितने भी फॉरेनर्स हैं वो सब इंग्लिश बोल रहे हैं। तो अगर मुझे ये बताओ कि 40 लोग इसमें से फॉरेनर्स हैं, बाकी बचे हुए 30 कौन होंगे? वो तो भारतीय होंगे। सो दैट मीन्स व्हाट? मिनिमम 30 इंडियंस ऐसे होंगे जो इंग्लिश बोल रहे होंगे। तो आंसर आएगा एनीवेयर बिटवीन 30 टू 70। 30 से लेके 70 के बीच में ऐसे भारतीय होंगे जो इंग्लिश बोल रहे होंगे। सो दैट इज बाय ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। तो मिनिमम वैल्यू इज 30, मैक्सिमम वैल्यू इज 70। नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश, इतनी वैल्यू है। कैसे निकाला? अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, आप ये मान के चलो कि जितने भी लोग इंग्लिश बोल रहे हैं वो सारे इंडियंस हैं, तो वो 70 लोग, मतलब इंडियन 80 हैं तो 70 इंग्लिश बोल रहे हैं, तो हमने मान लिया कि सारे के सारे इंग्लिश इंडियंस होंगे, इंग्लिश बोलने वाले, तो मैक्सिमम 70 आ गया। पर अगर मिनिमम निकालना था तो मैंने माना कि सारे फॉरेनर्स इंग्लिश बोल रहे हैं, तो 40 लोग इस 70 में से फॉरेनर्स हैं, बाकी 30 वाले आपके इंडियंस हो जाएंगे। अर्जुन 30 थोड़ी है, 30 से ज्यादा है, या 30 या 30 से ज्यादा। दैट इज वाई ऑप्शन डी आएगा। वैल्यू विल बी एनीवेयर बिटवीन 30 टू 70, मिनिमम 30, मैक्सिमम 70, इसीलिए 30 टू 70 विल बी द राइट आंसर। वो ऑप्शन डी है। एक क्वेश्चन और देखेंगे यहां पे, ये वाला। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि 120 लोग हैं, ठीक है, उनमें से मेल कितने हैं? 70, तो ऑटोमेटिकली सर फीमेल कितनी बन जाएंगी? 50, है ना। अब और क्या मेंशन किया हुआ है उसने? 80 लोगों के पास क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब बाकी 40 के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। यही तो बना। यस। अब क्या पूछ रहा है? मेल जिनका ड्राइविंग लाइसेंस है वो नंबर मैक्सिमम टू मिनिमम करना है। मेल मेल, देखो अगर मेल का नंबर मैक्सिमम करना है, किसका नंबर मैक्सिमम करना है? मेल का। मेल का मैक्सिमम नंबर कैसे निकालेंगे? सर आप ऐसा मान लो कि सभी के सभी मेल के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो बिल्कुल, तो 70 लोगों के पास ही 70 के 70 मेल्स का मैं ड्राइविंग लाइसेंस मान लेता हूं, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी 70 आ जाएगी। मिनिमम कैसे निकालेंगे? मिनिमम कैसे निकालेंगे? मैं मानूंगा कि सारी फीमेल के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, 50 लड़कियों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर 50 की 50 लड़कियों को मैंने ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया, बाकी बचे हुए 30 लड़कों को तो मुझे ड्राइविंग लाइसेंस देना ही पड़ेगा। तो बस मेल का जो मिनिमम आया वो आया 30। तो उसने हमसे रेशो पूछी हुई है, रेशो कितनी आ जाएगी? रेशो आ जाएगी आपकी 30/70, दैट इज नथिंग बट 3/7। Option C will be the right answer in this particular case. Is it fine?
यस और नो? चलो ठीक है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब अगली कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ये मिसलेनियस टॉपिक सारे चल रहे हैं, तो कई सारे अलग अलग टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे। पहले इसको देखेंगे एक बार। हम्म, देखो इसमें ना, देखो वो क्या बोल रहा है कि ए ने क्या खाया? ए ने खाया ग्रेप्स एंड पाइनएप्पल। बी ने खाया क्या? बी ने खाए ग्रेप्स और ऑरेंजेस। सी ने क्या खाया? सी ने खाए ऑरेंजेस, पाइनएप्पल और एप्पल। डी ने क्या कंज्यूम किया? डी ने कंज्यूम किया ग्रेप्स, एप्पल और पाइनएप्पल। अब देखो इन दी एंड वो क्या बोल रहा है? इन दी एंड बोल रहा है कि फ्रूट्स खाने के बाद बी और सी बीमार पड़े। बी और सी बीमार पड़े, ठीक है? तो क्यों बीमार पड़े होंगे ये? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा खाया होगा जिससे इनको बीमारी हुई होगी। अब देखो इनका कॉमन क्या है? इनका कॉमन है यहां पे केवल और केवल ऑरेंज। सो दैट इज वाई वी कैन से कि ऑरेंज खाने की वजह से इनकी बीमारी हुई होगी। गॉट द पॉइंट? अब एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताएंगे। इधर ही देखना आप लोग, इधर ही देखना। अगर मैं यहां पर इसके साथ साथ आपका एप्पल भी लिख दूं, बाकी सब सेम है, एप्पल भी लिख दूं, तो आप मुझे बताओ फिर आंसर क्या आएगा? बता सकते हो आप लोग मुझे? अगर मैं इसके साथ एप्पल भी लिख दूं यहां पे, फिर क्या आंसर आएगा? हम्म, ऑप्शन छोड़ो, ऑप्शन अपना बताओ, ऑप्शन हटा दो, आप बताओ फिर क्या आंसर आएगा? देखो फिर इसका आंसर आपका आएगा, दैट इज, या तो लिखेगा कि इट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या फिर आंसर आएगा इसका कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। क्वेश्चन सर क्यों ऐसा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड क्यों? देखो अगर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इन दोनों ने ऑरेंज खाया, नहीं अभी भी ऑरेंज ही आएगा, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, आंसर ऑरेंज ही आएगा। देखो कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर इन्होंने ऑरेंज भी खाया, इन्होंने एप्पल भी खाया। रुको रुको प्लीज, अब दोबारा बताता हूं। अब आप बोलोगे सर इन्होंने ऑरेंज भी खाया तो और एप्पल भी खाया, है ना? इन्होंने ऑरेंज भी खाया और एप्पल भी खाया, दोनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है। पर नोटिस करना, डी ने भी तो एप्पल खाया है। डी तो एप्पल खा के बीमार नहीं हुआ, डी तो एप्पल खा के नहीं हुआ बीमार। तो मतलब एप्पल में दिक्कत नहीं है, दिक्कत किस में बची? दिक्कत आई ऑरेंज के अंदर। समझ गया नहीं समझे? डी ने भी तो एप्पल खाया है, डी एप्पल खाने पे बीमार नहीं हुआ। डी एप्पल खाने पे बीमार नहीं हुआ मतलब एप्पल में दिक्कत नहीं थी। तो एप्पल में परेशानी नहीं है, मतलब परेशानी किस में है? ऑरेंज के अंदर। इसलिए आंसर इसका आएगा ऑरेंज, अगर ऐसा लिखा होता है यहां पे। गॉट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट यहां पे? यस और नो? चलो एक और ट्राई करेंगे, फिर एक और क्वेश्चन ऐसा ही ट्राई करेंगे यहां पे। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, पर इसके बिना अगर हम बात करें तो आंसर इसका आएगा ऑरेंज। इसके बिना भी, उसके साथ भी इनफैक्ट ऑरेंज ही आएगा। हाँ ये ट्राई करना है इस पे।
देखो अब यहां पे नोटिस करेंगे, यहां पे आप नोटिस करेंगे ए ने क्या खाया यहां पे, सर ए ने खाया ग्रेप्स प्लस ऑरेंज प्लस पाइनएप्पल। बी ने क्या खाया, बी ने खाया ग्रेप्स प्लस एप्पल प्लस ऑरेंजेस। सी ने क्या कंज्यूम किया, ऑरेंजेस पाइनएप्पल और एप्पल। डी ने क्या कंज्यूम किया, ग्रेप्स एप्पल पाइनएप्पल। अब देखो कौन कौन बीमार हुआ है, बी और सी बीमार हुए हैं। क्या खाया इन्होंने, इन्होंने खाया है सर एप्पल खाया है इन्होंने, ऑरेंज भी खाया है। पर देखो ऑरेंज तो ए ने भी खाया है, पर वो भाई साहब तो बीमार नहीं हुए। एप्पल तो डी ने भी खाया है, वो भाई साहब भी बीमार नहीं हुए। तो इसका मतलब है, इसका आंसर है कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। हम नहीं बता पाएंगे कि क्या दिक्कत आई है, क्योंकि अगर ऑरेंज दिक्कत होती तो ए भी बीमार होता, अगर एप्पल दिक्कत होती तो डी भी बीमार होता, पर कहीं ना कहीं बीमार वो नहीं हुए। सो दैट इज बाय दिक्कत उनमें नहीं है, इसलिए इसका आंसर बनेगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आप सबको कॉमन करके इस तरह से आप देख सकते हो कि क्या क्या उसके पीछे का रीजन रहा होगा। ठीक है, तो ये तीनों केसेस आपको यहां पे पता लग गए। चलो अब एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपके रीजनिंग के अंदर, ये वाला, इसको देखेंगे एक बार। ओके ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है, सर ह्यूमन ब्लड का कलर होता है रेड, है ना, तो आंसर रेड होना चाहिए। पर देखो यहां पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, यहां कह रहे हैं कि रेड को इस भाषा में येलो बोला जाता है, रेड इज कॉल्ड येलो, रेड को येलो बोलते हैं, तो इसलिए इसका आंसर आएगा येलो। ऑरेंज क्यों कह रहे हो भाई, एक बच्चा ऑरेंज लिख रहा है, जय ऑरेंज क्यों कह रहे हो, ठीक है, रेड नहीं आएगा इसका आंसर, क्यों, क्योंकि यहां पे इस भाषा में रेड को येलो बुलाया जाता है, तो आंसर रेड आना था, पर रेड को क्योंकि येलो बोलते हैं, सो दैट इज वाई विल कॉल आंसर एस ऑप्शन नंबर सी येलो। एक क्वेश्चन और यहां पे, एक क्वेश्चन और यहां पे, ये वाला, देखो देखो प्लीज यहां पे थोड़ा सा मैं समझाता हूं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, थोड़ा कुछ नहीं है, अंग्रेजी में ट्विस्ट है और कुछ नहीं है। देखो इस बात को मीनिंग समझना, अगर मैं बोलता हूं ना इफ ए इज कॉल्ड बी,
ए को बी बुलाया जाता है। इफ ए इज कॉल्ड बी को पता कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं बी मीन्स ए। सुनो ध्यान से, ए इज कॉल्ड बी का मतलब ये नहीं होता ए मीन्स बी ना, इट मीन्स बी मीन्स ए। ए को बी बुलाते हैं या फिर बी का मतलब ए है। आई रिपीट, ए को बुलाया जाता है बी बोल के, मतलब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है बी मतलब ए। तो मीन्स में चीजें उल्टी हो जाती हैं जो कॉल्ड में थी। सो दैट मीन्स व्हाट, यहां पे ना अगर ये लिखा हुआ है इफ चेयर मीन्स टैक्सी, इसका मतलब पता क्या है? टैक्सी इज कॉल्ड चेयर। ठीक है, ये जो नेक्स्ट लाइन लिखी हुई यहां पे टैक्सी मीन्स लैपटॉप, इसका मतलब क्या है? लैपटॉप इज कॉल्ड टैक्सी। डू यू गेट माई पॉइंट? ये इंग्लिश में ऐसे होता है। तो अगर ये बात समझ आई तो वैभव कैसे जाएगा? सर टैक्सी से जाएगा, पर टैक्सी को हम क्या बोलते हैं? चेयर बोलते हैं, चेयर। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ये जो मीन्स वाला वर्ड होता है ना, मीन्स, इफ चेयर मीन्स टैक्सी, इसका मतलब क्या है? टैक्सी इज कॉल्ड चेयर। टैक्सी मीन्स लैपटॉप, मतलब लैपटॉप इज कॉल्ड टैक्सी। डू यू गेट माई पॉइंट? तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि ए इज कॉल्ड बी को हम कैसे लिखते हैं? वी से इट एज बी मीन्स ए, ना कि ए मीन्स बी। बात समझ आई या नहीं आई? यस yes? बात क्लियर हुई या नहीं हुई यहां पे? ओके यस, तो इस तरह से इसका उल्टा हो जाएगा। ये लैपटॉप क्यों नहीं आया? लैपटॉप इसीलिए नहीं आया ना, देखो यहां पे टैक्सी को चेयर बुलाते हैं, लैपटॉप को टैक्सी बुलाते हैं। हमें किससे जाना है? हमें टैक्सी से जाना है, पर टैक्सी को बुलाया जाता है चेयर, सो इसलिए इसका आंसर चेयर आएगा। अरे आगे का नहीं देखना जय, आप ये देखो ना यार, इसमें देखो ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है? रेड। रेड को क्या बोलते हैं इसमें? येलो। रेड को येलो बोला जाता है। आप कह रहे हो येलो आंसर आएगा, नहीं येलो क्यों आएगा? आप बोलोगे येलो इज कॉल्ड ग्रीन। येलो को ग्रीन बोला जाता है, पर हमारे लिए रेलेवेंट क्या है? हमारे लिए रेड है। रेड को क्या बुलाते हैं? येलो बुलाते हैं, तो आंसर येलो आएगा इसमें। चलो, ये टाइप वाली क्वेश्चंस भी है, ये छोटी छोटी टाइप्स ही हैं, बस मैंने सारे मिसलिनियस वाले एक इकट्ठे डाल दिए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अच्छा हाँ, एक दो टाइप ऑफ क्वेश्चन और हैं, 3 क्वेश्चन हमें और करने हैं ये वाले टाइप के। आगे आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। गजेला बस उल्टा किया है यहां पे, यास्मीन कुछ नहीं किया, उल्टा किया है। ए इज कॉल्ड बी का मतलब होता है बी मीन्स ए। इसमें भी अलग अलग आंसर आए जा रहे हैं। देखो सबसे बढ़िया तरीका इसको करने का पता क्या होता है? आप यहां पे ऐसे लिख लो, प्लीज अंडरस्टैंड करना है, ये क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं तो इसको लिखने का तरीका देख लो। ऐसे लिख लो ABCD। वो देखो स्टार्टिंग में क्या कर रहा है, सबके पास 100 रुपीज है, मैंने लिख दिया यहां पे सबके पास 100 100
100 100 रुपीज है। बहुत बढ़िया। अब क्या हो रहा है, ए ने बी को 20 रुपए दिए। अब देखो आपको दो जगह एंट्री करनी होगी यहां पे, इसीलिए ऐसे लिखवा रहा हूं। ए ने बी को 20 रुपए दिए। अगर ए ने बी को 20 रुपए दिए तो बी के पास 20 रुपए ऐड हो गए। अब बी के पास हो गया 120 और बदले में ए के 20 रुपए कम हो जाएंगे, तो ए के पास आ जाएंगे 80 रुपए। ठीक है, यहां -20 तो वहां +20। ए ने बी को 20 रुपए दे दी ना, तो ए से -20 हो गए, बी से +20 हो गए। फिर आगे लिख रहा है हु पेज ₹10 टू सी। हु मतलब बी। बी आगे 10 रुपए सी को दे देता है। अगर बी सी को 10 रुपए देता है तो बी के 10 रुपए कम और सी के 10 रुपए ज्यादा, तो 110 हो गया। हु गेट्स ₹30 फ्रॉम डी। हु गेट्स ₹30। हु मतलब सी। सी को डी से 30 रुपए मिलते हैं। सी को अगर डी से 30 रुपए मिलेंगे तो सी में +30 हो जाएंगे, डी में -30 हो जाएंगे। तो ये वाली वैल्यू बनी फाइनल। तो अब फाइनली ए के पास 80 रुपए हैं, बी के पास 110, सी के पास 140, डी के पास 70। तो क्या बना यहां पे, यहां पूछ रहा है सी इज द रिचेस्ट। हाँ ये बात सच है, पर उसने नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। दूसरा कह रहा है डी इज द पुअरेस्ट। हाँ ये बात भी सच है, डी सबसे गरीब है। सी हैज मोर देन व्हाट ए एंड डी हैव टुगेदर। देखो सी के पास है अकेले 140, ए और डी के पास मिलके हैं 80 + 70 150। ये गलत है। सी के पास 140 है, ए और डी के पास 150 है, तो ये गलत हुआ। बी इज रिचर देन डी, यस दैट इज फाइन। तो ए बी और डी इसका यहां पे सही आंसर होगा। तो नॉट करेक्ट पूछा था तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। गॉट इट। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे फिर। हाँ ध्यान से पढ़ा करो यार। अब तो देखो हमने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, करेक्ट नॉट करेक्ट वाले, अब तो गलतियां आपकी कम हो जानी चाहिए। देखो इसको ये बात अंडरस्टैंड करो, हम लोग ना प्रैक्टिस इतनी सारी क्यों कर रहे हैं, चाहे वो डीपीपीस के अंदर हो, चाहे अपनी क्लासेस के अंदर हो, चाहे टेक्स्ट के अंदर हो, ताकि हमारी गलतियां कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो गलतियां करो पर गलतियों से सीखते भी रहो, वो चीज अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको ट्राई करना, अब इसमें गलती मत करना ध्यान से। ठीक है, अब देखो 6 लोग हैं, एक कार्ड्स की गेम खेल रहे हैं। ठीक है, मैं 6 लोग यहां पर लिख लेता हूं, ए बी
सी डी ई एफ। देखो क्वेश्चन लंबा नहीं है, बस कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं मतलब इनमें कैलकुलेशन में, है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। तो इस तरह से बनाओगे ना कि एक को प्लस करते रहो दूसरे को माइनस करते रहो तो ऑटोमेटिकली आंसर बनेगा। जैसे स्टार्टिंग में कह रहा है सबके पास 10-10 है, ठीक है, सबके पास 10-10 इस तरह से पैक ऑफ कार्ड्स है, बहुत बढ़िया। अब यहां पे देखो एफ बोरोस 2 कार्ड्स फ्रॉम ए, अगर एफ में 2 उधार ले लिए, मतलब ए के ए से लिए ना, तो ए के 2 कम कर दो, कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरी जगह एंट्री डालो, मतलब एक जगह मत एंट्री करो, जब भी एंट्री होगी 2 जगह, ए से 2 माइनस हुए तो सर एफ में 2 प्लस कर दिए मैंने, बहुत बढ़िया। हाँ, एफ बोरोस 2 कार्ड फ्रॉम ए एंड गिव्स, ये किसकी बात गिव्स हो रही है, ये किसने दिए हैं, 5 कार्ड एफ ने दिए सी को, तो एफ के 5 कम हो जाएंगे, सी के 5 बढ़ जाएंगे, दोनों एंट्रीज डन। हु इन टर्न गिव्स 3 टू बी, हु मतलब सी, सी यहां पे 3 बी को देता है, तो सी के 3 कम तो बी के 3 ज्यादा। क्या यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। वाइल बी गिव 6 टू डी, बी ने डी को 6 दे दिए, तो बी के 6 कम करो, डी के 6 बढ़ा दो। हु पासिस ऑन 1 टू ई, डी ने 1 ई को दे दिया, तो डी का 1 कम, ई का 1 ज्यादा। गेटिंग द पॉइंट? ये बना इन दी एंड हमारे पास फाइनल नंबर। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है डी प्लस ई के, किसके देखो, हाँ डी प्लस ई, डी प्लस ई कितना है, डी प्लस ई है 15 प्लस 11, 26 हमें देखना है, 26 सम किसका आ रहा है, डी प्लस ई है 26। क्या एबीसी का सम 26 है? ए इज 8 7 15 प्लस 12 27, ना ये गलत है। बीसीएफ का है 7 प्लस 12 19 प्लस 7 26, यस ये बिल्कुल है, तीनों को ऐड करोगे 26 आएगा जो कि डी प्लस ई के बराबर है। ठीक है, ऐसे लिख लोगे, डबल एंट्री करते रहो, एक ने दूसरों को दिए तो एक से माइनस दूसरे से प्लस। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देखेंगे। यस, गुड गुड गुड। देखो इस क्वेश्चन में ना यहां पे वर्ड सुनो, यहां वर्ड है कुड बी द लोएस्ट, कि बच्चे ना बड़े कंफ्यूज रहते हैं, उनका रहता है कि सर मेरा तो एक आंसर आया ही नहीं, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड आंसर होना चाहिए, उसने बस लिख दिया कुड बी, हो सकता है। तो बस अब पढ़ो, वो कह रहा है ईशान के ज्यादा नंबर है कैलाश से, एंड जायकी गेट्स लेस मार्क देन गणेश, गणेश के ज्यादा नंबर है जायकी से, और हितेश के ज्यादा नंबर है जायकी एंड कैलाश से। ठीक है, हितेश के ज्यादा नंबर है जायकी से और कैलाश से। अब एक बात नोटिस करो, ऑप्शन में क्या है, गिनेश, हितेश और ईशान। क्या गिनेश लोएस्ट हो सकता है? अरे नहीं भाई, उससे छोटी तो जायकी है, तो गिनेश आंसर नहीं हो सकता।
क्या हितेश आंसर हो सकता है? नहीं, हितेश से छोटे तो जायकी और किशन है, तो ये गलत हुआ। और ऐसे क्या ईशान छोटा हो सकता है? नहीं, ईशान से छोटी तो के से जो कैलाश है। तो ओनली ऑप्शन जो रिमेनिंग है वो जायकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शंस का भी आपको इस्तेमाल करना होगा। कई बच्चों ने हो सकता है निकालने की कोशिश की हो कि हम इधर से निकालें कि कौन सबसे छोटा है, और वो फंस गए होंगे जायकी और कैलाश के बीच में। पर आप ऑप्शन देखो एक बार, जो चीजें बड़ी हैं वो आंसर हो नहीं सकती, तो फटाफट उनको एलिमिनेट करो एंड अपने आंसर तक पहुंचो। ठीक है, यहां वर्ड है कुड बी, हो सकता है। अगर आता इज द लोएस्ट तो फिर कैनॉट बी डिटरमिन्ड होता अगर ऑप्शन में रहता। ठीक है, जस्ट अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। हाँ, एक ना कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं आप स्क्रीन पे, मतलब हालांकि ना ये पेन पेपर से करने वाले क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाते हैं, स्क्रीन पे देखना शायद उतना मुश्किल रहेगा। जब आपके पास पेन और पेपर होता है ना इस तरह से, तो आप मार्क करके ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। देखो जरा आपको समझ आ रहा है ये क्वेश्चन या नहीं, कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। पेन पेपर वाले पेपर में ना ये आराम से हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ऐसे कितने फोर हैं यहाँ पे जिनके पहले, जिनके इमीडिएटली पहले, प्रीसीडेंट मतलब पहले, जिनके इमीडिएटली पहले 9 आता है पर बाद में कोई इवन नंबर नहीं आता। अब मुझे बताओ 4 आया कहां कहां पे? सर 4 यहां पे आया, 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 4 यहां पे आया। पर उसने सिर्फ 4 की बात नहीं करी, 4 से पहले 9 भी आना चाहिए। तो 4 और 9 यहां तो आ गए, ठीक है। 4 और 9 यहां नहीं आ पाए तो ये गलत है। 4 और 9 यहां भी आ गए, 4 और 9 यहां भी, मतलब 4 से पहले 9 आ गया, 4 से पहले 9 यहां भी आ गया। पर उसने एक बात और लिख दी। क्या लिख दिया? कि बाद में इवन नहीं होना चाहिए। तो यहां तो नहीं है 9 4 के बाद इवन, यहां भी नहीं है 9 4 के बाद, सॉरी यहां तो है, तो ये हटाओ। यहां नहीं है 9 4 के बाद इवन, और यहां पर भी नहीं है 9 4 के बाद इवन। सो ओनली 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर। ऑप्शन C3 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे एक दो बार क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा जल्दबाजी में गलती ना हो जाए, बाकी तो इजी ही क्वेश्चन है। 2 बार क्वेश्चन आया इनफैक्ट यहाँ पे। एक ये ट्राई करना है एक बार फटाफट से। बिल्कुल, इसमें गलती मत करो यार, जो बच्चा 2 लिख रहा है इसमें गलती मत करो। क्या लिखा हुआ है ऑप्शन क्वेश्चन में? ऐसे कौन से 5 है जिनसे पहले 3 ना आए पर बाद में 7 आए? देखो 5 7 यहां आया, 5 7 यहां आया, 5 7 यहां आया, पर 5 7 से पहले 3 नहीं चाहिए। तो ये वाला हटाओ, इसके आगे 3 है। ये वाला भी हटाओ, इसके आगे 3 है। पर यहां पे देखो, यहां पे ठीक है, 5 के बाद 7 भी है और 5 से पहले 3 भी नहीं है। तो दैट इज वाई ऑप्शन A1। ठीक है अर्जुन, बी नहीं आएगा, 1 आएगा। बाकी वाले केस में 5 के बाद 7 तो है पर आगे 3 है, वो नहीं चाहिए। ये 3 नहीं चाहिए 5 के आगे, 5 के बाद 7 चाहिए पर 5 के आगे 3 नहीं चाहिए। तो सिर्फ एक ही केस है ऐसा।
तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अरे नॉट नॉट मिस मत करो भाई यार, बार बार इधर देखो इस पे। एक और आखिरी क्वेश्चन इस टाइप का। अब इसको ध्यान से करना जरा। देखो इसमें अलग अलग आंसर हो गए थोड़े, 5 6 7 तीनों आंसर आ गए। क्या करना है, ऑड के बाद ऑड आना चाहिए, ऑड के बाद ऑड। अब ऑड तो हमें पता ही है, देखो इधर मार्क करते चलते हैं। ऑड के बाद ऑड, दो इकट्ठे ऑड आने चाहिए। सर ये दो इकट्ठे ऑड 5 और 1, थोड़ा ध्यान से कर लो, थोड़ा 1 मिनट लगेगा, थोड़ा गलती नहीं होनी चाहिए। ये दोनों इकट्ठे ऑड है, ये दोनों नहीं है। फिर 7 और 3 इकट्ठे ऑड हुए। फिर देखो 3 और 9 इकट्ठे ऑड हो जाएंगे। फिर 8 और 5 नहीं, 5 और 7 इकट्ठे ऑड हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ 3 और 1 इकट्ठे ऑड हो जाएंगे। फिर यहाँ 1 और 5 इकट्ठे ऑड हो जाएंगे। आगे नहीं है कोई ऑड, है ना। 1 2 3 4 5 6, तो 6 आंसर हो जाएगा ये, 6 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे नहीं है, मतलब दो इकट्ठे ऑड कहीं नहीं है आगे। आगे कहीं दो इकट्ठे ऑड नहीं है। ये देखो इसमें गलती पता कहाँ पे हो सकती थी, यहाँ पे। जैसे 3 1 5 है, तो 3 1 अलग है और 1 5 अलग है, तो ये दो सीक्वेंस अलग हुए, ऑड नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर। ऐसे यहाँ पे 7 3 9 में 7 3 और 3 9, तो देयर विल बी 6 सच नंबर्स व्हेन देयर आर ऑड व्हिच आर फॉलोड बाय ऑड नंबर देमसेल्फ। ऑलराइट, एक और देखते हैं। ये ऊपर वाला, ये ऊपर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये वाला, इसको सोचो एक बार। बिल्कुल ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी, इजी क्वेश्चन है ये भी। आप बोलोगे कि सर एक पर्सन एक सीढ़ी की पहली स्टेप के ऊपर है, अगर पहली पे है, अब 4 स्टेप चाहिए उसको ताकि मिडिल पे पहुंचे। 4 मतलब 1 2 3 4, तो एक के बाद 4 मतलब वो 5वें स्टेप पे पहुंच जाएगा। अब वो कह रहा है 5वां स्टेप जो है वो मिडिल स्टेप है। अगर 5वां स्टेप मिडिल है तो 4 नीचे और 4 ऊपर, मतलब टोटल कितने स्टेप्स है, टोटल स्टेप्स होंगे 9। तो ऑप्शन बी यहाँ पे 9 ऑप्शन इसका हो जाएगा।
इज दिस फाइन? ठीक है, इजी इजी है ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पे। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये वाला देखना एक बार। हाँ अर्नब, वो हम ज्योमेट्री में डिस्कस करेंगे, वो ज्योमेट्री का टॉपिक है, वो क्वांट में आएगा। हाँ दीपक, जिनके ऊपर नंबरिंग डाली है वो पी वाई क्यू है, जिन पर नहीं है वो नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस यस यस। देखो ये क्वेश्चन सबसे बढ़िया होगा ऑप्शन से सॉल्व। नो नीड टू कीप ऑन फॉर्मिंग सच नंबर्स। जब ऑप्शन है तो ऑप्शन से सॉल्व करो। जैसे लिखा है ना कि नंबर में 5 डिजिट है, वो चलो ठीक है, सब में 5 डिजिट है। पहला और आखिरी डिजिट आपका परफेक्ट स्क्वायर है। देखो पहला और आखिरी ये सब में ही परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 1 इज परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज परफेक्ट स्क्वायर, 9 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। तो ये भी चलो ठीक है, सारे ऑप्शन दिए हैं। अब वो कह रहे हैं मिडिल डिजिट जो है ना वो ऑड नंबर है, वो फर्स्ट और लास्ट डिजिट का सम है। ऑड नंबर तो चलो सारे ही हैं, 5 5 9 5, पर एडिशन है पहली और लास्ट डिजिट का। देखो 1 और 4 का सम 5 आता है, ये तो ठीक है। यहां बट 9 और 4 का सम 5 नहीं आता, एडिशन नहीं है। ऐसे 4 और 9 का सम 9 नहीं आता, ऐसे 9 और 4 का सम 5 नहीं आता। ओनली एक ही ऑप्शन में है जहां पर मिडल डिजिट इज द एडिशन ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट। तो पॉइंट ये है कि रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऑप्शन से जल्दी और कम समय के अंदर सॉल्व किए जा सकते हैं, जैसे कि आज के कुछ दिन में हमने देखे भी हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा सा ऑप्शंस का भी इस्तेमाल करें, नहीं तो अगर हम एक्चुअल में नंबर बनाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे तो इट विल बी अ वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। डू यू गेट माई पॉइंट? ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ओके ठीक है, तो सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। रीजनिंग बस एक आधा टॉपिक बचा हुआ है, फिर रीजनिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस वैक्टिस कर लेंगे, होगा भाई होगा अर्जुन, वो होगा। ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी होगा। ठीक है, रीजनिंग के बस एक दो टॉपिक्स बचे हुए हैं, फिर रीजनिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दैट वी विल डिस्कस ऑल्सो। ऋषि इस वीक नहीं होगी एक्स्ट्रा। एक्चुअली ना मैं टीम से थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आने वाले डेज में थोड़ा टाइम का भी मैंने बात की है, मतलब अब पता नहीं होगा या नहीं होगा, टाइम का भी कोशिश कर रहा हूँ मैं भी टाइम चेंज करवाने की, और कुछ आने वाले सेशंस में हम अपने जो सेशन है थोड़े और ज़्यादा बढ़ाने की, तो हो जाएगा वो वाली चीज़। ठीक है, मेरी एक्चुअली कई और जगह बहुत सारी क्लासेस लगी हुई थी, वो कंप्लीट होने वाली हैं एक जगह पे, तो उम्मीद है कि कुछ और काम नहीं आएगा, तो थोड़ा इसको मैं प्रायोरिटी ज़्यादा दूंगा, तो और ज़्यादा क्लासेस थोड़ा करेंगे, एंड इवन थोड़ा टाइम का भी थोड़ा देखेंगे, एंड या ठीक है। हाँ तो कर लेंगे अर्जुन, डोंट वरी डोंट वरी। हाँ, तो रीजनिंग कंप्लीट होने के बाद हमारा क्वांट आएगा, फिर क्वांट के बाद हमारा आपका जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है वो हो जाएगा। डाउट्स का सेशन भी रख लेंगे, नेक्स्ट वीक में रख लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, हाँ संडे को नहीं है सिद्धार्थ, संडे को नहीं है। आप लोग जिन बच्चों को यूपीपीसीएस देना है बिल्कुल अच्छे से दो यूपीपीसीएस। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट आप सबको अपने एग्जाम के लिए भी। फिर आगे हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।